दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट में बेस्ट बैंक कौन सा है एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए। इस वीडियो का ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपके प्राइवेट बैंक है ना, जैसे आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी जितने भी प्राइवेट बैंक है हम सभी प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो आज की डेट में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं। जोन से भी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा बैंक बेस्ट है। दूसरी तरफ ऐसे ही हम गवर्नमेंट बैंक्स का भी एक डिस्कशन करेंगे, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पोस्ट ऑफिस, यानी देखेंगे कि कौन कौन से सरकारी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की हमें फैसिलिटी देते हैं। जोन से भी बैंक देते हैं, फिर उनमें से कौन से बैंक बेस्ट हैं, किस बैंक में हम अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक एक बैंक का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, फिर आपको अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एचडीएफसी बैंक से शुरू करते हैं। एक काम करो, एचडीएफसी बैंक से पहले भी मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत लोगों को बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता, तो पहले मैं ये बता दूं कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है। देखो, बहुत सारे बैंक में जब हम सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो कोई बैंक बोलता है कि एटलीस्ट उसको बोला जाता है मैब यानी मंथली एवरेज बैलेंस। तो कुछ बैंक ये बोलते हैं कि जब आप सेविंग्स अकाउंट बैंक में खुलवाते हो तो कोई बैंक कहेगा कि इसके अंदर कम से कम 5,000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे। कोई बैंक कहेगा कि कम से कम 10,000 रुपए आपको इस सेविंग्स अकाउंट में कम से कम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी मंथली एवरेज बैलेंस। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बेस्ट रहते हैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। जीरो बैलेंस का मतलब यह होता है कि चाहे तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, चाहे 1,000 रुपए रखो, चाहे 10,000 रखो, चाहे 1 करोड़ रखो, डजंट मैटर। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो भी है ना, तो भी उसके ऊपर कुछ नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगेगा। तो इसीलिए बेस्ट बोले जाते हैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी अकाउंट में बैलेंस जीरो हो सकता है कभी अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए भी पड़ा हो, तो उससे आपके माइंड में टेंशन नहीं होती। मान लो आपने कोई ऐसा सेविंग्स अकाउंट खोल लिया जिसमें वो कहता है कि कम से कम 10,000 रुपए तो आपको अकाउंट में मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। बाई चांस कभी अकाउंट में बैलेंस 5,000 हो जाए और याद ना रहे, तो इतनी फिर पेनल्टीज वो बैंक लगाते हैं, तो फिर उस केस में हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बेस्ट रहते हैं। अब एक एक करके अच्छे बैंक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले एचडीएफसी बैंक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो सबसे अच्छा सेविंग्स अकाउंट है उसका नाम है जी आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। लेकिन एचडीएफसी बैंक किसी भी प्रकार का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देता। अगर आपको एचडीएफसी का बेस्ट टू बेस्ट सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो उसका नाम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर कम से कम आपको 10,000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी इसकी जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 10,000 रुपए आपका होना चाहिए। तो ये कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देता। कुछ लोग कहेंगे देता है, वो जो अकाउंट होता है वो बीएसबीडीए अकाउंट होता है। ठीक है जी, बीएसबीडी अकाउंट जिसको सरकारी जनधन खाता बोलते हैं। ये जो जनधन खाते हैं ये सारे प्राइवेट बैंक खोलते हैं, लेकिन इन जनधन खातों को खोलने का कोई फायदा नहीं है, इसकी बहुत लिमिटेशन है। तो इसलिए मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे मान लो अगला स्टेप मैं एक्सिस बैंक को डिस्कस करूंगा, तो अगेन एंड अगेन मैं हर बैंक के साथ ये बात नहीं बोलूंगा कि यहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकता है जो कि बीएसबीडी अकाउंट है। नहीं, बीएसबीडी अकाउंट हमें खोलना भी नहीं है, जनधन खातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक नंबर 1। देखो, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं एचडीएफसी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो फिर वो बस एक थंबनेल बना देते हैं अच्छा सा, अट्रैक्टिव सा। अच्छा, वो आप देख के सोचोगे एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देने लग गया क्या? नहीं, एचडीएफसी में फिलहाल कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा बैंक बेकार है, बहुत अच्छा अकाउंट है। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है, बैंक भी बहुत अच्छा है। इवन अगर कोई करंट अकाउंट खोलना चाहता है, बिजनेसमैन है, कोई अगर बिजनेसमैन है, तो मैं 2 बैंक सजेस्ट करता हूं हमेशा, या एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बैंक बहुत अच्छा है, अकाउंट खोलना चाहो 10,000 मेंटेन कर सको तो खोल सकते हो। ठीक है, दूसरा एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट। इसका जो सबसे अच्छा अकाउंट है उसका नाम है इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट, लेकिन इसके अंदर भी 12,000 पे आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसका एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है जिसका नाम है एक्सिस बैंक का
अमेज, AMAZE, अमेज सेविंग्स अकाउंट। ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन ये अकाउंट हम नहीं खोलेंगे। उसका कारण ये है कि इस अकाउंट को अगर आप खोलते हो तो कहने को जीरो बैलेंस तो अकाउंट है, लेकिन हर महीने इस अकाउंट की ही जो फीस है वो 200 रुपए है। यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी साल के हो गए 2400 रुपए। तो कोई फायदा नहीं है। मैं एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल इसलिए रहा हूं कि मेरे को कोई पेनल्टी ना लगे, अननेसेसरी पैसे ना कटे, और ये मेरे से 200 रुपए इस अकाउंट की फीस मांग रहा है, तो हम इस अमेज अकाउंट को भी नहीं खोलेंगे। बाकी अगर नॉर्मल एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना है तो फिर आपका ये जो अकाउंट है ना, आपका इजी एक्सेस अकाउंट, ये अच्छा है, लेकिन इसमें अगेन वही 12,000 रुपए आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर आ जाओ ICICI बैंक, काफी अच्छा बैंक है। अच्छा, हाल फिलहाल आपने इसकी थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि इसने अपनी मंथली एवरेज बैलेंस की लिमिट बढ़ा करके सीधी 50,000 कर दी। फिर बहुत ज्यादा हू हल्ला हुआ तो फिर इन्होंने रिड्यूस करी, बाद में जाकर के फिर 15,000 पे इसका मैप हुआ। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल बात ऐसी है कि ऑनलाइन हम ICICI बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है उसको खोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, ICICI का जो सेविंग्स अकाउंट है वो ब्रांच जाके ही खुलता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आप ब्रांच जाते हो और इनका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खोलते हो जो कि अच्छा अकाउंट है, तो इन केस अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। कम से कम आपको 15,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो 7500 मेंटेन करना पड़ेगा, रूरल एरिया में रहते हो तो 2500 रुपए। ICICI देखो, बहुत ICICI की जो अप्रोच है ना, वो सिर्फ सीधी सीधी ये है कि हमें वो कस्टमर चाहिए ही नहीं जो अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते। ICICI का अप्रोच सीधा ये है कि हमारे को सिर्फ एलाइट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स चाहिए, जिनके पास पैसा है वो हमारे पास आ जाओ। जब आप ICICI बैंक में जाओगे, मान लो आपका मन कर गया ICICI में अकाउंट खोलना है, आप ब्रांच पहुंच के बोले जी ये कोई बात नहीं, मैं 15,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर लूंगा, आप मेरा जो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खोल दो। तो कोई भी ब्रांच, अगर बड़े शहर की ब्रांच है तो सीधा कहेगी कि 1 लाख रुपए का जो चेक है वो इनिशियल फंडिंग के लिए लगेगा। किसी भी दूसरे बैंक का आपका अकाउंट होगा ना, वो एक चेक दो 1 लाख रुपए का, एक बार 1 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। एक बार तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फिर चाहे 85,000 रुपए निकाल लेना, अकाउंट में 15,000 मेंटेन कर लेना। ये क्यों करता है ICICI बैंक ऐसा? चलो मान लो छोटी ब्रांच है, तब भी कहेगा 50,000 रुपए तो एक बार खाते में डालो ही डालो। क्यों करता है? उसका लॉजिक सिंपल यही है जो मैंने आपको बताया। ICICI बैंक की अप्रोच सीधी सी ये है कि हमारे को सिर्फ एलाइट कस्टमर्स चाहिए। समझ के बात को? तो अगेन मैं तभी बोलता हूं HDFC बैंक और ICICI बैंक ये अच्छे हैं अगर आप बिजनेस के लिए खोलना चाहते हो। करंट अकाउंट अगर खोलना चाहते हो तो इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसा है, देखो व्यूअर जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो किसी के पास हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा हो, ठीक है। अगर तो आपके पास ठीक ठाक पैसा आता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी आती है, या मान लो किसी बिजनेस से भी 1-1.5-2 लाख रुपए कमाते हो, तो आप आंख बंद करके ICICI बैंक को चूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी चार्जेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बैंकिंग सर्विसेज है। अगर पैसा मोटा है, अच्छी कमाई है तो जा सकते हो। लिमिटेड पैसा है, 10,000, 20,000, 15,000 रुपए की नौकरी है, तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ना HDFC सजेस्ट करूंगा, ना एक्सिस सजेस्ट करूंगा, ना मैं आपको ICICI सजेस्ट करूंगा। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई अच्छा सा सरकारी बैंक, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है हर चीज। देखो प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे हैं अगर आपके पास पैसा है, लिमिटेड पैसा है, ठीक है, तो फिर आप सरकारी बैंक की तरफ जाओ। वो डिपेंड करता है। ठीक है, जब जिंदगी में आप ग्रो करोगे, अच्छा पैसा होगा, तरक्की कर जाओगे, फिर आप अपनी बैंकिंग को शिफ्ट कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, इसमें कोई झिटपिट नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत झिटपिट है, बट इसके साथ चैलेंज क्या है ना, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं ना, तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो मेरे जो अकाउंट्स है वो प्राइवेट बैंक्स में। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट एक ICICI बैंक में है। ठीक है, कहां चला गया पेन मेरा? हाँ, मेरा एक अकाउंट ICICI बैंक में, मेरी मेजर बैंकिंग ICICI बैंक के अंदर ही है। हालांकि मेरा जो ICICI का अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। रीजन ये है कि मैंने 6-7 साल पहले ICICI बैंक में अकाउंट खोला था, उस टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते थे, तो वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और मेरा एक अकाउंट HDFC बैंक में। ठीक है, मैं अगर अपने फादर की बात करूं तो मेरे फादर को अगर मैं कह दूं ना ICICI, HDFC, एक्सिस, किसी भी प्राइवेट बैंक का नाम ले लूं, तो मेरे फादर ये कहते हैं कि मैं पैसा घर रख लूंगा लेकिन इन प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं रखूंगा। रीजन ये है कि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा फैमिलियर है प्राइवेट बैंकिंग से, लेकिन हमसे एक पहले की जो जनरेशन है वो आज भी सरकारी बैंकों पे ही ट्रस्ट करती है। उनका सिंपल सा लॉजिक है, मतलब मेरे फादर ये कहेंगे क्या पता इन प्राइवेट बैंकों पे कब ताला लग जाए। हालांकि इलॉजिकल बात है, बिल्कुल इलॉजिकल बात है, बट अब मैं फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आपका पैसा आप देखो, आपको जहां रखना है। तो उनका अकाउंट
एक पोस्ट ऑफिस में है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एक आई गेस यूको बैंक के अंदर है। तो उनका ट्रस्ट है बस, ठीक है। चाहे वहां पे जाकर के उनकी मोबाइल बैंकिंग, एसबीआई की तो चलो अच्छी है, पोस्ट ऑफिस में तो कोई मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी ना के बराबर ही है, ठीक है। वो आईपीपीबी अकाउंट जो है चलो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे उसको। ऐसे ही यूको बैंक की भी एप्लीकेशन कोई खास नहीं है। हालांकि बैंकिंग में ये बहुत मैटर करता है कि उनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कितनी जबरदस्त है ना। तो आप बात बात के लिए ब्रांच थोड़ी ना भागते रहोगे। तो ये चीज। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है कि मतलब आप समझो, बहुत सारे लोग एक ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये ना एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। भाई हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ट्रस्ट इश्यू आ जाता है, समझ गए। भारत में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट इनके साथ ये इंटरेस्ट रेट भी अच्छा देते हैं, एफडी पे भी अच्छा ब्याज देते हैं। आरबीआई के जो आरबीआई का डीआईसीजीसी है ना, उससे भी इंश्योर्ड है, समझ के बात को। लेकिन फिर भी एक ट्रस्ट इशू आ जाता है लोगों के अंदर, तो वो अब आप देख लेना। अदरवाइज बैंक ठीक है, आप इसमें चाहे तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन इसके अंदर जब आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, इसके वैसे ना सेविंग्स अकाउंट 10-12 प्रकार के हैं, लेकिन इसका जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है उसका नाम है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। ये याद रख लेना। जैसे इसका एयू रॉयल सेविंग्स अकाउंट है, वो गलती से मत खोल लेना फिर, क्योंकि उसके अंदर फिर 1 लाख मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एयू डिजिटल जो सेविंग्स अकाउंट है वो ठीक है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर इनिशियल फंडिंग कभी कभी 5,000 कर देता है, कभी कभी 10,000 कर देता है। कि जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे ना, तो एक बार या तो 5,000 या एक बार कभी कभी 10,000 कर देता है। ये आपको एक बार एंट्री डालनी पड़ेगी, पैसा डालना पड़ेगा इसके अंदर। अकाउंट खोलने के बाद फिर चाहे बैलेंस जीरो रख लेना। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इनिशियल फंडिंग इसकी एक बार रहती है, या तो 5,000 या फिर 10,000, ठीक है। उसके बाद फिर ये जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है। दूसरी बात, इसका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो उसका नाम है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट गलती से मत खोलना, अगर मन बनता है तो, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाओ इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर। ये भी अलग अलग 2-3 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है। पहले का नाम है इंडस डिलाइट, ऐसे ही इसका एक इंडस मल्टीप्लायर मैक्स है और एक इंडस सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है। डिलाइट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये देखो ये लिखा हो बड़ा बड़ा इंडस डिलाइट। यही अकाउंट खोलना अगर इंडसइंड बैंक में मन बनता है तो, ठीक है जी। इंडस मल्टीप्लायर मैक्स में आई गेस 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस है, और सेलेक्ट के अंदर 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। वो अकाउंट हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इंडसइंड की अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात यह है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। ये इसका एक ठीक है, क्योंकि अकाउंट नंबर आपको याद रहता है। नेगेटिव पॉइंट ये है इंडसइंड बैंक के साथ कि जब आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो इसके अंदर भी आपको इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपए की करनी पड़ती है। जैसे एयू में करनी पड़ती है ना, ऐसे ही इंडसइंड बैंक के अंदर भी करनी पड़ती है कि एक बार इनिशियल फंडिंग करो 5,000 की, अकाउंट ओपन हो गया, फिर चाहे पूरा का पूरा पैसा निकाल लो, ठीक है। अच्छा, एक और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप ऑनलाइन खोलते हो इस अकाउंट को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा घर अब चंडीगढ़ में है, ठीक है जी, तो मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस चंडीगढ़ है, ठीक है। मान लो मैं अब दिल्ली में बैठा हूं, ठीक है जी, और मैंने इस अकाउंट को खोल दिया, घर बैठे बैठे ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। जब मैं केवाईसी करने लगूंगा ना, अकाउंट जैसे खुल गया ना, जब अकाउंट खुल गया 5,000 की मैंने इनिशियल फंडिंग भी कर दी, ठीक है। इनिशियल फंडिंग करने के बाद वो कहेगा वीडियो केवाईसी स्टार्ट करो, आप कहोगे ठीक है स्टार्ट। सामने इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा, वो कहेगा अपना पैन कार्ड दिखा दो, आपकी फोटो कैप्चर करेगा, कहेगा सिग्नेचर कर दो। फिर वो आपका एड्रेस वेरीफाई जैसे ही करेगा ना, वो कहेगा कि आप अपनी आधार कार्ड वाली लोकेशन पे हो ही नहीं, आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो तो जी चंडीगढ़ का है, आपकी लोकेशन दिखा रहा है दिल्ली। वो कहेगा केवाईसी नहीं हो सकती जी। केवाईसी कैसे होगी? फिर बोलेगा केवाईसी करने के लिए आपको चंडीगढ़ की ब्रांच में जाना पड़ेगा जो आपके घर के नजदीक है। मान लो ये तो चलो फिर पास हो गए, 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बंदा चला भी जाएगा, ठीक है। मान लो मेरा घर चंडीगढ़ होता और मैं मुंबई में नौकरी कर रहा होता, ठीक है, और मुंबई में मैं किसी फ्लैट पे किराए के मकान पे रह रहा होता और मैं इंडसइंड का अकाउंट खोल लेता ये सोच के कि ऑनलाइन ही तो खुलता है, खुल जाएगा। अब 5,000 की इनिशियल फंडिंग भी कर दूंगा, ठीक है जी, केवाईसी नहीं हो रही। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं मुंबई की किसी ब्रांच में जाके केवाईसी कराऊं, वो कहेगा चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। अब जब तक मैं वापस चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा तब तक मेरा 5,000 रुपया तो फंस गया ना, समझ के बात को। इंडसइंड ठीक है, खोलना चाहो खोल सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है। एक काम करूंगा, जितने भी अकाउंट ओपनिंग है ना जो मैं डिस्कस कर रहा हूं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आपकी चॉइस रहेगी आपको कौन सा खोलना, ठीक है। इंडसइंड ठीक है, आप खोल सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है और अगर दिल्ली में रह करके ही आप ओपन कर रहे हो तब तो खोल लो। लेकिन मान लो आप चेन्नई में हो, आप बेंगलोर में हो, कहीं दूसरी जगह पे हो, वापस दिल्ली जाने में पता नहीं कितना टाइम बाद जाओ, 6 महीने बाद जाओ, साल बाद जाओ, वो 5,000 रुपया फंस जाएगा। तो ये सोच करके खोलना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिक्के के दोनों पहलू बताता हुआ चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बस प्लस 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 पॉइंट बताता चल रहा हूं।
तसल्ली से डिस्कशन कर रहा हूं ताकि, और ये बहुत डीप रिसर्च रखता है, सारे बैंक उठाए हैं मैंने। अगर इन केस आपको लगता है कि ये सेशन अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो प्लीज सपोर्ट भी क्या करो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब आता है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए मैं ये बोलता हूं कि बेस्ट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है ये। पहले का नाम है कोटक 811 क्लासिक अकाउंट, या लिखा नहीं हुआ बट इसका नाम है क्लासिक अकाउंट, और दूसरे का नाम है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। जो क्लासिक अकाउंट, अच्छा, है दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट, देखो ये दिखा हुआ ना, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इधर भी टिक लगा है, इधर भी टिक लगा है। जो आपका क्लासिक अकाउंट है उसमें इनिशियल फंडिंग 2000 की करनी है, और जो सुपर अकाउंट है उसमें इनिशियल फंडिंग आपको 10,000 रुपए की करनी है। इनिशियल फंडिंग में आपको समझा चुका, एक बार जब अकाउंट ओपन करोगे तब ये पैसा डालना है। हालांकि औरों से कम है, एयू में 5000 थी, इंडसइंड में भी 5000 थी, इसके अंदर सिर्फ 2000 है क्लासिक वाले में, सुपर वाले में 10,000 है। लेकिन सुपर वाले का एक एडवांटेज भी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, अगर आप क्लासिक अकाउंट खोलते हो तो इसकी जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 399 रुपए है, ये जीएसटी वीएसटी मिलाकर सब कुछ मिलाकर के 399 है। अच्छा, इंडसइंड वाले डेबिट कार्ड की फीस कितनी थी? 590 रुपए, इसकी फीस है 399 रुपए डेबिट कार्ड की। अच्छा, और अगर आप सुपर अकाउंट खोलते हो तो फिर ये इसका जो डेबिट कार्ड है वो फ्री है। लेकिन बात वही है, सुपर अकाउंट खोलते हो तो वहां एक एनुअल प्रोग्राम फीस लगती है जिसकी साल में एक बार लगती है, वो 399 की है। तो बात एक ही है, आप ये मान के चलो कि दोनों में डेबिट कार्ड की जो फीस है वो 399 रुपए ही पड़ती है। समझ के बात को? अच्छा, बाकी आप समझ के इनिशियल फंडिंग इसमें 10,000 है, उसमें 2,000 है। अकाउंट खोल के चाहे पूरा पैसा निकाल लो, चाहे अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, डजंट मैटर, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, फिर सवाल आता है कि सुपर अकाउंट वाले में फायदा क्या है? इनिशियल फंडिंग ज्यादा मांग रहा है तो इसमें फायदा यह है, सुपर अकाउंट आपके पास खुल गया, आपके पास डेबिट कार्ड आ गया। डेबिट कार्ड आने के बाद अगर आप इस सुपर अकाउंट के डेबिट कार्ड से कुछ भी खर्चा करते हो ऑनलाइन, तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। मान लो आपने 100 रुपए का खर्चा किया तो 5 रुपए का कैशबैक, 1000 का खर्चा किया तो 50 रुपए का कैशबैक। महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का आप कैशबैक कमा सकते हो, यानी साल का कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी साल का 6,000 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। ये देखो, एनुअल कैशबैक अप टू 6,000 रुपीज, मैक्सिमम महीने में 500 रुपए का कैशबैक कमा सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। बस एक बार अगर आप 10,000 की इनिशियल फंडिंग कर लेते हो तो ये आपको फिर सुपर अकाउंट का बेनिफिट मिलता है। सुपर अकाउंट में बस एक चैलेंज है, हर महीने आपको 10,000 रुपए अपने अकाउंट में डालने ही डालने पड़ेंगे। तो इसको आप एज अ सैलरी अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, कि आपकी सैलरी इसके अंदर आती रहेगी, तो 10,000 रुपए की अगर एंट्री आएगी तो ये सुपर अकाउंट चलता रहेगा। अगर बाई चांस किसी महीने नहीं आई तो कोई पेनल्टी नहीं लगती, अगले महीने इकट्ठी एक 20,000 रुपए की एंट्री डाल देना, बस ये क्राइटेरिया है। बट इसका फीचर फिर ये है ना कि 5% कैशबैक मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड जैसे फीचर्स हैं, तो ये अच्छा अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम सरकारी बैंकों के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइवेट बैंकों के अंदर मेरा मानना यह है, जितने भी अभी तक हमने बैंक्स डिस्कस किए उनमें कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक का ना एक फीचर मैं बताना भूल गया जो कि बहुत जरूरी है। देखो, ये ना एक कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल, ठीक है, जब आप ब्रांच से करते हो ना, ये हर प्राइवेट बैंक की एक दिक्कत है जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारे सरकारी बैंकों की भी है, ठीक है, जिसमें एसबीआई बेस्ट है। इस मामले में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है। क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, मान लो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का ये क्लासिक वाला अकाउंट खोलते हो, ठीक है, और आप ब्रांच में चले जाते हो कैश डिपॉजिट करने या फिर कैश विड्रॉ करने के लिए, तो ये बोलता है कि महीने में या तो एक ट्रांजैक्शन फ्री है, भी आप ब्रांच में जाओगे, एक ट्रांजैक्शन आपने कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर लिया, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, या फिर मान लो आप 10,000 रुपए तक डिपॉजिट या विड्रॉ कर लो, कहने का मतलब एक चीज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो उस केस में हर 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए की फीस लगेगी। मान लो आपने पहली ट्रांजैक्शन कर ली जी, उसके बाद आप लाख रुपया जमा करने चले गए तो 500 रुपए की फीस लग जाएगी, ठीक है जी। 10 लाख जमा करने चले गए तो 5,000 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो आप सुपर वाला अकाउंट खोलते हो तो इसके अंदर बोलते हैं कि 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, ठीक है जी। 4 ट्रांजैक्शन के बाद मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो 500 रुपए की फीस, 10 लाख जमा कर दिया तो 5,000 रुपए की फीस। कहने की बात है यार, कभी हो सकता है इंसान को कैश विड्रॉ भी करना हो, कैश डिपॉजिट भी करना हो, तो कैश विड्रॉल और डिपॉजिट पे ये प्राइवेट बैंक्स, मैं सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की बात नहीं कर रहा, ये सभी प्राइवेट बैंक्स अच्छी खासी फीस हमसे लेते हैं, समझ के बात को। लेकिन इन मामलों में एसबीआई बैंक बेस्ट है। चलो अब हम, ये मैंने आपको समझा दिया ना, ये इसलिए समझाया कि अब हम इसका अच्छे से कंपैरिजन करेंगे सरकारी बैंकों के साथ। देखो, पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, ठीक है, एक सेकेंड, ये एसबीआई को छोड़ो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये इस पे थे हम। बैंक ऑफ बड़ौदा 2 प्रकार के अकाउंट ओपन करता है, एक ब्रो सेविंग्स अकाउंट और एक आपका लाइट सेविंग्स अकाउंट।
ब्रो सेविंग्स अकाउंट सिर्फ 18 साल से 24 साल तक की उम्र वाले खोल सकते हो। अगर तो आप इस रेंज में आते हो फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आप इस रेंज में नहीं आते तो फिर आप लाइट सेविंग्स अकाउंट खोलोगे और उसके साथ चैलेंज ये है कि वहां 3,000 रुपए आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी ऑफर नहीं करता। बाकी इसकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उससे एसबीआई ज्यादा बेटर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई की तरफ आओ सरकारी बैंकों में ही अगर आप जा रहे हो तो। एसबीआई की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के अकाउंट ओपन करते हैं की फैसिलिटी देता है, एक इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट और दूसरा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। वो डिजिटल वाला हम नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। इसके थोड़े फीचर्स बताता हूं। इसका जो डेबिट कार्ड है वो इश्यूएंस फीस जीरो है, यानी जब ज्वाइनिंग फीस, जब आपका जिस साल अकाउंट खोला है पहले साल कोई फीस नहीं है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी 236 रुपए आपको फीस देनी पड़ती है इसके डेबिट कार्ड की, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं, मान लो प्राइवेट बैंकों में हमने कोटक महिंद्रा बैंक को कंसीडर किया था और सरकारी बैंकों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं। अब सवाल आता है इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक हर लिहाज में बेस्ट है अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंपेयर करूं। सवाल आता है कि एसबीआई किन के लिए अच्छा है। देखो, अगर तो मान लो आप दुकानदार हो या मान लो आपका कुछ भी ऐसा काम है जिसमें कैश का लेन देन बहुत ज्यादा है, भाई आपका कुछ ऐसा बिजनेस है आपके पास डेली कैश आ रहा है, उस कैश को जमा करने के लिए आप हर रोज ब्रांच जाते हो, या आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको ब्रांच में से हर रोज कैश निकलवा के आना है, तो ब्रांच में अगर आपका कैश डिपॉजिट या विड्रॉल का काम है तो आप आंख बंद करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ चले जाओ। अगर कैश का कोई लेन देन नहीं है, ऑनलाइन ही काम है, नौकरी है, सब मतलब कैश का कोई लेन देन नहीं है, बैंक नहीं जाते आप कभी भी, ऑनलाइन ही काम है, तो फिर आप आंख बंद करके कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ जाओ। रीजन देखो, कोटक महिंद्रा बैंक की जो बैंकिंग सर्विसेज है वो एसबीआई से फार बेटर है। रीजन क्या है, एसबीआई के अंदर बहुत प्रेशर है, समझ के बात को। एसबीआई आप समझो जितने भी सरकारी बैंक है ना आज की डेट में, उनके कंधों पे इस चीज का बोझ है कि देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको बैंकिंग फैसिलिटी देनी है। इस वजह से सरकारी बैंकों में बहुत ज्यादा रश है। बीइंग ए कस्टमर, अगर मेरे को अच्छी बैंकिंग सर्विसेज लेनी है, मेरे को जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, तो मैं प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकता हूं। प्राइवेट बैंक की तरफ जाता हूं तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक की सर्विसेज भी अच्छी हैं और सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर मेरा कैश में लेन देन ज्यादा है तो मैंने आपको बताया कोटक महिंद्रा बैंक हो या कोई भी प्राइवेट बैंक हो, उसकी यही चीज है। मान लो एक आधी ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद हर 1,000 रुपए के पीछे चाहे कैश डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो 5 रुपए का चार्ज है। किसी महीने मेरे को 10 लाख जमा करना पड़ेगा तो मैं 5-5 हजार रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। यही एसबीआई क्या बोलता है, एसबीआई कहता है कि महीने में 3 ट्रांजैक्शंस तो फ्री हैं जी, चाहे कैश डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ट्रांजैक्शंस आपकी फ्री है, कोई उसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं है। चौथी ट्रांजैक्शन मान लो आप करते हो, चाहे 1 रुपए की करो, चाहे 1 लाख रुपए की करो, चाहे 1 करोड़ की करो, चाहे 10 करोड़ की करो, स्ट्रेट अवे 59 रुपीज का चार्ज है बस, यानी 50 रुपए का चार्ज है प्लस 18% जीएसटी, यानी 59 रुपीज लगेंगे बस, दैट्स इट। समझ गए बात को। मैंने जैसे आपको बताया, अगर 10 लाख रुपए किसी प्राइवेट बैंक में जमा करने हैं तो 5,000 रुपए की मेरे को फीस है, 1 करोड़ रुपए जमा या निकालने हैं तो 50,000 रुपए की भी फीस लगेगी। यही मेरा सरकारी बैंक बोलता है कि सिर्फ 59 रुपीज की फीस लगेगी, चाहे 1 करोड़ जमा कर लो या विड्रॉ कर लो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, ठीक है, कि अगर मान लो कैश में लेन देन है तो आप एसबीआई की तरफ जाओगे, कैश में लेन देन नहीं है तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ जाओगे। बाकी इन केस अगर आपकी इनकम बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस कि मान के चलो कि आप महीने का 8,000, 10,000, 15,000 ही कमाते हो, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई की तरफ चले जाना, ठीक है। रीजन ये है कि देखो सिंपल सी बात है, आई मीन कैसे बोलूं यार, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट सरकारी बैंक एक आई मीन मिथ है ना कि यार सरकारी बैंक ठीक है, अननेसेसरी 10-20 रुपए भी नहीं काटते। देखो पता है क्या, जब आप बहुत जैसे मान लो कोई 8,000, 10,000 ही कमा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 20, 25, 50 रुपए भी मैटर करते हैं। तो इन केस कभी कल को कोई कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोल ले और उसके फिर एसएमएस चार्जेस 20, 25, 50, 100 रुपए कट जाएं, तो फिर मैं वो चाहता हूं कि वो जो छोटा मोटा भी ना के बराबर भी एक्सपेंस है वो आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर उस केस में आप एसबीआई की तरफ चले जाओ। अगर आप ठीक ठाक कमाते हो, मान लो 25, 30, 50 हजार जो भी कमाते हो, तो फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन था मेरी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी कि आपको बेस्ट चीज़ डिलीवर करने की। मैं इवन सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी चॉइस है वो, ठीक है, क्या आपको डिसीजन लेना है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं,
कई बार होता है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस लोगों को देखना होता है कि मेरे को अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी देखना है, तो मैं सभी के ही दे देता हूं या फिर एक काम करता हूं एसबीआई का दे देता हूं। मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कि एसबीआई अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के ऊपर, कि एसबीआई का जीरो बैलेंस अगर कोई अकाउंट खोलना चाहते हो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक का अगर कोई अकाउंट खोलना चाहता है तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। एयू बैंक का खोलना चाहता है, इंडसइंड बैंक का खोलना चाहता है, सभी के ऊपर एक ना डेडिकेटेड वीडियोज मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको इन सभी लिंक रहने दूं, ठीक है, मैं आपको इन वीडियोस के लिंक दे देता हूं, ठीक है। आपको जिस बैंक में अकाउंट खोलने का मन है, और किसी को तो होता है कि क्या हो गया, प्रोसेस ही तो है, हम खुद से खोल लेंगे। किसी को डाउट होता है कि चलो एक बार देख लेते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, तो फिर आप वो वीडियो देख लो। जिस बैंक में आपका अकाउंट खोलने का मन बन रहा है वो आप वीडियो देख सकते हो तसल्ली से, ठीक है। फिर उसमें कुछ गलती नहीं होगी आपसे। मान लो किसी का एसबीआई में खोलने का मन है तो एसबीआई का वीडियो क्लिक करोगे, एसबीआई का वीडियो आ जाएगा, उसमें सारा प्रोसेस मैंने समझा रखा है कि कैसे अकाउंट खोलते हैं। तो ऐसा ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।